हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद गोविंद। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं और कैसे लाइट और डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। बेसिकली वहां पे हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था हम लोगों ने प्लांट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो आज हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं और बेसिकली अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लेते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स होता है जब भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग, जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तो उसे हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे फंजाइस में आ जाते हैं। सेकंड हमारा होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव डिपेंड होता है और उनसे फूड अपटेक करता है तो उसे हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लीच होता है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरा फूड अपटेक करता है, ना कि उसको बाहर डाइजेशन करता है, बॉडी के अंदर डाइजेशन करता है, उसे हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमंस होते हैं, यह हम लोग बेसिकली देख सकते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहीं पर हम लोग देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग ने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग अगर दूसरे तरह से पढ़ना चाहें एनिमल में तो हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, दूसरी कैटेगरी देखते हैं फूड हैबिट के बेस पे। फूड हैबिट्स के बेस पे देखें तो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने एनिमल को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर्स मीन होता है जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ग्रीन प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करे तो उसे हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग हर्बीवोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि हमारा डियर एग्जांपल में अगर हम देखें डियर, गोट। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बेसिकली हम दो एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। सेकंड हमारा होता है कार्निवोर। कार्निवोर्स मीन्स होता है जब फूड को किसी दूसरे एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है तो उसे हम लोग कार्निवोर एनिमल कहते हैं। जैसे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय किलिंग देम। तो उनको हम लोग कार्निवोर कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे कि लायन, स्नेक एटसेट्रा। थर्ड हमारा होता है ओमनिवोर। ओमनिवोर मीन्स होता है जहां पर फूड को प्लांट और एनिमल दोनों से ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओमनिवोर एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि ह्यूमन,
कॉकरोच, ठीक है, एटसेट्रा। तो बेसिकली हम लोगों ने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे हम लोगों ने एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया, या ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया। सेकंड हमने फूड हैबिटेट्स के बेस पे एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिए। अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स देख लेते हैं न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे कि हम लोग 5 स्टेप में टोटल न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है, हेडिंग लिख लेते हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो अगर हम देखें तो टोटल 5 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स होता है कि कैसे फूड को बॉडी के अंदर ला रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद सेकंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करेंगे और बेसिकली फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। थर्ड हमारा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया है उसको कैसे हम अपने ब्लड में लाएंगे, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करके अपने ब्लड में ले आते हैं। फोर्थ हमारा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि अब जो फूड हमारा, जो भी सिंपल फूड हमारा ब्लड में आ गया है उसको हम सेल कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो बचे हुए हमारे फूड को है कैसे हम लोग उसको स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ हमारा लास्ट होता है इजेशन। इजेशन मीन्स होता है जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं एनिमल में न्यूट्रिशन के, तो हम लोग 5 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इंजेशन का मतलब होता है कैसे फूड को बॉडी के अंदर ला रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पूरा फूड बॉडी के अंदर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये इंजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन मीन्स होता है हम लोग अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करेंगे और फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे। देन डाइजेस्ट करने के बाद हम लोग उस सिंपल फूड को हम लोग बेसिकली अपने ब्लड में लाएंगे। ब्लड में लाने के बाद उसको पूरी बॉडी में उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे और सेल यूटिलाइज करेंगे फूड को, और बचे हुए फूड को हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्टोर कर लेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट होगा, हम आगे बताएंगे किस में कन्वर्ट करते हैं और कहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो फैट हो चाहे प्रोटीन हो, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। और इजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर कैसे रिलीज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहीं पर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये एक तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल के बने होते हैं। तो बेसिकली हम लोग अमीबा में देख लेंगे कितने स्टेप में अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। बेसिकली वहां भी 5 स्टेप में देख लेते हैं और कैसे कैसे वहां पे स्टेप्स हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। मान लेते हैं अमीबा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें ये जो होते हैं इनको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग ये फूड वैक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये अमीबा है और इसी के पास यहाँ पे किसी तरह का कुछ फूड मटेरियल होता है, तो अमीबा क्या करता है, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, जो सूडोपोडिया होते हैं उनको उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग अगर इसी डायग्राम को दूसरा बनाते हैं, इस तरह से हमारा फूड यहाँ पे आ गया है। बेसिकली जो हमारे सूडोपोडिया, अमीबा के जो सूडोपोडिया होते हैं वो फूड पार्टिकल के चारों तरफ आते हैं और इस तरह से फूड पार्टिकल को घेर लेते हैं, चारों तरफ कवर कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे फूड पार्टिकल को बॉडी इसमें वैक्यूल के अंदर ले आते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूल होता है, जैसे मेम्ब्रेन के अगर ये फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस फूड पार्टिकल के चारों ओर एक तरह की मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फूड वैक्यूल हो गया। तो एक तरह से इंजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इंजेक्शन में हमारा पूरा पूरा फूड अमीबा के अंदर आ गया, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद होता क्या है, डाइजेशन मीन्स होता है हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट हो गया अमीबा का। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अमीबा क्या करते हैं कि जो फूड वैक्यूल है उसको साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, साइटोप्लाज्म तक लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो वैक्यूल के अंदर बेसिकली एंटर करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो अमीबा के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो बेसिकली वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक डाइजेस्टिव एंजाइम inside the vacuole। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर डाइजेस्टिव एंजाइम वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अमीबा में जो डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रासेलुलर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, ना कि सेल के बाहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन मिलेगा, और जब ये वैक्यूल यहाँ पे आ जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे वैक्यूल जब आएगा तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम में एंटर करेंगे हमारे वैक्यूल में और फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेशन के बाद जो हमारा सिंपल फूड होगा वो हमारे साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब होकर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में बेसिकली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि आफ्टर डाइजेशन सिंपल फूड रिलीज फ्रॉम वैक्यूल। ठीक है, तो बेसिकली जो अब हमारा सिंपल फूड है वो वैक्यूल से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, और अमीबा उसको यूज कर लेगा फॉर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं अमीबा का क्या करेगा, यूज करेगा फूड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, देखिए अमीबा के दो स्ट्रक्चर हो गए। अब हम अगर स्टेप्स में डिवाइड करेंगे तो इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इंजेस्ट करना। तो अमीबा कैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प के थ्रू फूड को कैसे बॉडी के अंदर ला रहे हैं, इसको इंजेक्शन कहते हैं। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है जो अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो बेसिकली वैक्यूल में एंटर करेंगे और वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन करेंगे। आफ्टर डाइजेशन जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिंपल फूड ये अमीबा से बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि बेसिकली फूड जो है वो बाहर आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे फूड क्या होगा, फूड को यूटिलाइज कर लिया जाएगा फॉर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि जो फूड इंटर कर रहा है, ठीक है, अमीबा के अंदर जो फूड इंटर कर रहा है इसको एक प्रोसेस और इसको एक नाम और बोलते हैं, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको बॉडी के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ही लिख लेते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मीन्स होता है कि जो सॉलिड मटेरियल है, देखिए एक वर्ड होता है फैगोसाइटोसिस, एक वर्ड होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अगर सॉलिड मटेरियल बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस वर्ड यूज करते हैं, और अगर लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है
मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड मटेरियल अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसे हम लोग पिनोसाइटोसिस वर्ड यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पिनोसाइटोसिस हमेशा लिक्विड के लिए यूज करते हैं और फाइगोसाइटोसिस हमेशा सॉलिड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी फूड मटेरियल है उसको यूज कर लिया जाएगा ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, लास्ट हमारा आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं जिसको बॉडी से बाहर रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके थ्रू बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाला जाए। तो बेसिकली होता क्या है, एक छोटा सा मेम्ब्रेन में छोटा एक सेल मेम्ब्रेन में रप्चर होगा और जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंजेशन कोई बहुत अलग स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता है, स्टेप नहीं होता है। यहाँ पे अमीबा में बेसिकली जो इंजेशन होता है वो ऐसा होता है कि एक मेम्ब्रेन में एक स्मॉल रप्चर होता है, ठीक है, जिससे हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो कैसे सेल के बाहर आ रहा है। बेसिकली मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और सेल के बाहर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली अमीबा के बारे में देख लिया है कि कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, कितने स्टेप्स में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है। देखिए, जो कॉमन स्टेप्स होते हैं इसी स्टेप्स को हम लोग अमीबा में भी यूज कर सकते हैं। सेम यही स्टेप्स हम लोग 5 स्टेप अमीबा में भी यूज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन में बेसिकली न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे ह्यूमन में न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसा होता है और कितने स्टेप से हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या यहाँ भी हम लोग इतने ही स्टेप में 5 स्टेप में डिवाइड कर रहे होंगे, तो देख लेते हैं। बेसिकली पढ़ेंगे ऐसे ही जैसे हमने 5 स्टेप में डिवाइड किया था, लेकिन डायरेक्टली हम इन स्टेप्स के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करेंगे तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड पार्ट होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से फूड एंटर करता है। बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के बीच के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या रहता है। माउथ, जहां से फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है। बक्कल कैविटी, यहाँ से फूड हमारा आगे जाता है फेरिंक्स में जाता है। फेरिंक्स से आगे हमारा ईसोफेगस में आता है। ये सभी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ईसोफेगस से फूड हमारा स्टमक में आएगा, स्टमक से फिर हमारे इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन को हम लोग अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम में भी देख रहे होंगे कहाँ पे क्या पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो सेकेंड पार्ट होता है जिजोनम और जो थर्ड पार्ट होता है इलियम। ठीक है, सेम इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कॉलन, इसके बाद होता है रेक्टम।
ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है एनस, जिसके थ्रू ये एंड पॉइंट होता है, जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। कॉलन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, असेंडिंग कॉलन, सेकंड होता है ट्रांसवर्स कॉलन, थर्ड होता है डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट होता है। आप सिंपली समझ सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल को हम लोगों ने कितने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, या मतलब बेसिकली कहाँ से स्टार्टिंग से हमारी बॉडी में फूड इंटर करता है और बॉडी से बाहर कहाँ से रिलीज होता है। देखिए, माउथ से बक्कल कैविटी से फूड हमारा इंटर करेगा माउथ में, हमारी बॉडी में, फेरिंग्स पे आकर नेक्स्ट हमारा इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, देन इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम में आएगा, देन जियोजेनम में आएगा, फिर इलियम में आएगा। इसके बाद इलियम से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, जहाँ पे हमारा सीकम होता है। सीकम वो एरिया होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट सीकम से जहाँ अटैच होता है, ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में, उसे सीकम कहते हैं। देन सीकम आगे मूव करता है कॉलन में। कॉलन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। देन डिसेंडिंग कॉलन से आगे रेक्टम होता है, रेक्टम से आगे एनस होता है, जिसके थ्रू बॉडी वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग 3 मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से हमारे सलाइवा सीक्रेट होते हैं। सेकंड हमारा होता है लिवर। लिवर में हम देखेंगे कौन से लिवर का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, और कैसे वहाँ पे कौन सा पार्ट से क्या सीक्रेट होता है, ये देखेंगे। और थर्ड हमारा होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड क्यों, मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पैनक्रियास में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड हमारा होता है लिवर, थर्ड हमारा होता है पैनक्रियास। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक शॉर्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ। न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब होता है कि जहाँ से सिक्रेशन हो रहा होगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर हमारा फेरिंग्स में फूड आता है। फूड हमारे फेरिंग्स से इसोफेगस में आएगा, जिसे हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। देन हमारा इसोफेगस से स्टमक में आएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम और 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेम इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में, सीकम, कॉलन, रेक्टम को डिवाइड करते हैं। कॉलन को हम लोग असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन में डिवाइड करते हैं। इसके बाद रेक्टम आता है, रेक्टम से फूड हमारा एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड हमारा लिवर, थर्ड हमारा पैनक्रियास होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे किसका क्या पार्ट होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, किससे क्या सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारा ओवरव्यू था कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ह्यूमन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और लास्ट में आते आते जब इन सारी ऑर्गन, जब इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे कि इनसे किसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे और फिजियोलॉजी देखेंगे कि बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिनसे आपस में मिलकर एक सिस्टम बनता है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ से। माउथ क्या होता है, वहां पे क्या क्या पार्ट देखने को मिलते हैं, हमारे बक्कल कैविटी में क्या क्या रहता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहला पार्ट देखें तो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहला पार्ट आता है वह हमारा माउथ, बक्कल कैविटी। देखिए, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, मेन पॉइंट पे सीधे आएंगे, ठीक है। देखिए, पहला इसका पार्ट होता है हमारा मस्कुलर टंग।
ठीक है। देखिए हमारे माउथ में एक मस्कुलर टंग होता है जिसका काम ये होता है कि हमारी जो हमारा फूड है उसको हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करना। तो बेसिकली मस्कुलर टंग का फंक्शन ये होता है कि मिक्स फूड विथ सलाइवा एंड हेल्प इन च्यूइंग। उसको च्यूइंग करने में भी यूज करते हैं टंग को, और हम बेसिकली सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी यूज करते हैं फूड को। ठीक है। सेकंड हमारा आता है अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है। जॉ में हमारे टीथ होते हैं बेसिकली, तो टीथ के बारे में देख लेंगे, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे टीथ के बारे में। बेसिकली हमको ये देखना है कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। एक होता है इंसीजर, सेकंड हमारा होता है कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है। इंसीजर हमारे 2/2, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ में टू पेयर ऑफ टीथ होते हैं। इंसीजर मीन्स होता है कि फूड को कट करना, किसी भी तरह का फूड होगा उसको कट करना। सीजर से याद रखिएगा, इंसीजर में सीजर आ रहा है, सीजर मीन्स कट करना होता है, तो इंसीजर मीन्स कट याद रखना है। और कैनाइन्स मीन्स होता है टीयरिंग। टीयरिंग मीन्स होता है कि फूड को चीर फाड़ करना। थर्ड हमारा होता है प्रीमोलर एंड मोलर। इन दोनों का फंक्शन होता है फूड को मिक्सिंग करना, कॉमा ग्राइंडिंग। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये टीथ के फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अपर लोअर जॉ में हमारे जो टीथ होते हैं वो टोटल इक्वल टू 32 होते हैं। टोटल अगर देखेंगे तो 32 होते हैं। 2 1 2 3 मीन्स 2 1 2 3 मीन्स 8 8 8 16 16 2 32। तो बेसिकली 32 एक एडल्ट इंडिविजुअल में 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है। कौन कौन से टीथ होते हैं आप ये ध्यान रखिए, ये हमारे फ्रंट पे होते हैं, ये हमारे साइड में होते हैं, प्री मोलर और मोलर हमारे बैक साइड होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जिनसे सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि सलाइवा में जो एंजाइम होगा, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं एंजाइम। तो सलाइवा में जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसे टैलिन एंजाइम कहते हैं, जो हमारे स्टार्च को बेसिकली माल्टोज में कन्वर्ट कर लेता है। तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है टैलिन होता है। ठीक है। यह हमारा क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर लेता है। तो स्टार्च हमारा बेसिकली एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। टैलिन एक तरह का एंजाइम होता है और माल्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड शुगर होती है। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते टैलिन को यूज करके। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सलाइवरी ग्लैंड से हमारे जो सलाइवा सिक्रेट होते हैं उसमें बेसिकली टैलिन एंजाइम होता है। दो मेन एंजाइम होते हैं, एक टैलिन एंजाइम होता है और एक माल्टेज या सलाइवरी माइलेज एंजाइम होता है। ठीक है। तो आप ये दो एंजाइम, आप ये एंजाइम याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स। तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा माउथ रहता है, ये हमारा
देखिए अगर हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, तो बेसिकली पहला माउथ वाला पार्ट होता है, इसके बाद ये हमारा फेरिंक्स रीजन होता है, ठीक है। फेरिंक्स के बाद अगर हम आते हैं तो ये हमारा ईसोफेगस होता है, ठीक है। ईसोफेगस मीन्स जो हमारा फूड पाइप होता है। इसके बाद ये हमारा लीवर होगा, लीवर के दो पार्ट होते हैं, एक राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होगा, ये हमारा लेफ्ट लोब होता है और ये हमारा राइट लोब होता है, ठीक है। इसी लीवर के पास हमारे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से जो ये हमारी जो देखिए अभी यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर और लीवर का क्या फंक्शन होता है। देखिए लीवर हमारा क्या करता है, बाइल सिक्रेट करेगा और बाइल सिक्रेट करके ये बाइल स्टोर होने जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो लीवर से जो डक्ट बाइल सिक्रेट कर रही है उसे बाइल डक्ट बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पे मैं क्या नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। वो डक्ट जो बाइल को गॉल ब्लैडर से लेके बाहर की तरफ आ रही है और हमारे इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आके ओपन हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डक्ट, या उसको हम लोग बाइल डक्ट ही बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं। वो डक्ट जो बाइल को लेके हमारे यहाँ पे कॉमन डक्ट में ओपन हो रही तो उसे हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोल देते हैं। ये हमारा रीजन जो होता है पैनक्रियाज होता है, बेसिकली स्टमक के नीचे होता है। यहाँ पे हम स्टमक लिख लेते हैं इसको, ठीक है। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं ये बेसिकली बताएंगे। स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में जो मिडिल में एक डक्ट देखने को मिले इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, ये होता है पैनक्रियाज, ठीक है। और पैनक्रियाज में जो डक्ट होती है उसे पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट होता है और पैनक्रियाटिक डक्ट होता है ये आपस में मिलते हैं और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हेपेटो मीन्स होता है लिवर, तो लिवर से निकलने वाली जो डक्ट है बेसिकली जो बाइल लेके आ रही है वो है, उसको बोलते हैं हेपेटो। और पैनक्रियाटिक मीन्स पैनक्रियास से जो डक्ट आ रही, तो इन दोनों डक्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। आप बुक में देखेंगे इसी को कॉमन डक्ट के नाम से भी लिखा होता है, तो आप ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, कंफ्यूज ना हो। कॉमन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसी के बाद आएंगे तो ये हमारा स्टमक के आगे हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये जो यू शेप का या सी शेप का जो हम इंटेस्टाइन वाला पार्ट देख रहे हैं ये हमारे ड्यूडेनम होता है। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट या कॉमन डक्ट हमारे ड्यूडेनम में आके ओपन होते हैं, ड्यूडेनम से ये आगे ड्यूडेनम रहता है, और ये जो बहुत स्पाइरल से स्ट्रक्चर है ये हमारा इलियम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो हमारा इलियम होता है, तो हम लोग इसको नाम लिख लेते हैं, ये ड्यूडेनम होता है, ये हमारा इलियम पार्ट होता है। इलियम हमारा जहाँ पे ओपन हो रहा है इसको हम लोग सीकम कहते हैं। सीकम के बाद ये हमारा असेंडिंग कॉलन होता है, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन होता है। ये हमारा असेंडिंग कॉलन होगा जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलन होगा। और
यहाँ से जो फूड नीचे की तरफ आ रहा है ये हमारा डिसेंडिंग कॉलन होगा। डिसेंडिंग कॉलन के बाद यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलन होता है, सिग्मॉइड एस शेप में होता है, तो यहाँ पे सिग्मॉइड कॉलन होता है। सिग्मॉइड कॉलन के आगे रेक्टम होता है, जहाँ पे बेसिकली फूड हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारा आके रेक्टम में स्टोर होता है और पीरियोडिकली एक समय के बाद यहाँ से बॉडी से बाहर हो जाता है डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल एनएस के थ्रू। ये जो हमारे ओपनिंग होती है, तो जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है उसे एनएस कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार थोड़ा सा इसका शॉर्ट रिविजन करा देता हूँ, लाइक कहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है, 1 बाय 1 नंबरिंग भी कर लेंगे। देखिए, अब अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज होंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 बाय 2 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर लेते हैं, किसके बाद क्या ऑर्गन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले है माउथ, सेकंड हमारा है फेरिंग्स, थर्ड हमारा है ईसोफेगस, फोर्थ हमारा लीवर, लीवर के सब पार्ट आ जाते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। इसके बाद हमारा आता है गॉल ब्लैडर, ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, और इसी ईसोफेगस से आगे जाएंगे तो हमारा स्टमक पार्ट होता है, जो हमारा 6 पार्ट होगा। स्टमक के आगे आएंगे तो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन का हमारा जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं 7 हमारा ड्यूडेनम होगा, 8 हमारा ड्यूडेनम के बाद हमारा ये 8 हमारा इलियम हो जाएगा। इलियम के बाद हमारा आएगा ये सीकम, ये 9 हो गया। सीकम के बाद हमारा असेंडिंग कॉलन आएगा 10, इसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन आएगा 11, ट्रांसवर्स के बाद हमारा डिसेंडिंग कॉलन आ जाएगा 12, 12 के बाद हमारा सिग्मॉइड कॉलन आ जाएगा 13, ये रेक्टम 14 और 15 हमारा एनएस वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में हमारे जो ये वाले पार्ट रहते हैं, लिवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको अभी होल्ड रखते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, नाम बहुत ज़्यादा है लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे। फूड पहले हमारा फूड बक्कल कैविटी में आएगा, तो इसी को हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। अभी हम इसी में देखेंगे कि ये जो हमारे 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाया, बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। हमारे बक्कल कैविटी में 3 तरह की सैलिवरी ग्लैंड्स मिलती हैं, सबपैराइटल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके बाद हमारा फूड आता है बक्कल कैविटी से एंटर करेगा, फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से फूड हमारा आता है स्टमक से, स्टमक से हमारा फूड जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, यहाँ से फूड हमारा यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में आएगा, इलियम से इस लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में आएगा, सीकम से फिर हमारा ऊपर की तरफ आएगा असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, यहाँ से फिर सिग्मोइडल कॉलन में आएगा, देन रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा कुछ समय के लिए, देन हमारा पीरियोडिकली एनएस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल मैंने पहले लिखा था, तो आप समझ सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसी के साथ हमने लिखा था, चार्ट में बनाया था एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग सैलिवरी ग्लैंड पढ़ लेंगे, सेकंड हमारा लीवर पढ़ लेंगे, थर्ड हमारा पैनक्रियास पढ़ लेंगे। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि डायग्राम में मैंने क्या क्या बताया है। ठीक है, और 1 बाय 1 में अभी जैसे बक्कल कैविटी के मैं बारे में बता रहा हूँ, तो बक्कल कैविटी 3 पॉइंट मैंने ध्यान रखे। बक्कल कैविटी में एक मस्कुलर टंग होता है जिसका फंक्शन क्या होता है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प होता है। सेकंड हमारा अपर लोअर जॉ होता है जिसमें टीथ होते हैं। टीथ कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जिनका क्या फंक्शन होता है, इंसीजर कट करने के लिए होता है, कैनाइन हमारा टीयरिंग के लिए होता है, प्रीमोलर मिक्सिंग के लिए होता है, ग्राइंडिंग के प्रीमोलर मोलर मिक्सिंग ग्राइंडिंग के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से टीथ याद रखिएगा। थर्ड हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जिसमें वाटर होता है, सॉल्ट होता है और एंजाइम्स होते हैं। टैलिन एंजाइम होगा जो स्टार्च को हमारे या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में डाइजेस्ट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी वो पार्ट होता है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि बक्कल कैविटी वो एरिया होता है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा। केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि लिपिड और प्रोटीन। इनका डाइजेशन हम आगे देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली बक्कल कैविटी के बारे में ये ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स। इसके बाद आता है फेरिंग्स। क्या होता है,
तो अभी हम देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली फेरिंग्स कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट हम ये देखेंगे जो हमारा फेरिंग्स है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा जो नेजल कैविटी होता है एंड बक्कल कैविटी ओपन, ये दोनों ओपन आगे होते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा जो हमारा नेजल कैविटी होता है जिसके थ्रू हम लोग एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, नेजल कैविटी, और बक्कल कैविटी इसके थ्रू फूड हमारा बॉडी में आता है। तो ये दोनों कैविटी आगे जाके ओपन होते हैं और फेरिंग्स, उस एरिया को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। बेसिकली फेरिंग्स आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है ट्रैकिया और एक होता है इसोफेगस। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं और इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से जब भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम लोग ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया का अगर हम लोग ओपनिंग देखेंगे, ठीक है, तो जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्लॉटिस। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, तो यहाँ की जो ओपनिंग होती है, ओपन एरिया होता है, इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। और इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो बेसिकली जब हम फूड इंगल्फ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रैकिया पार्ट होता है उसमें जो एपिग्लॉटिस लिड होती है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे जो लिड होती है एक तरह से यहाँ पे लिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो लिड होता है ये एपिग्लॉटिस होता है और ये बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेजियस लिड होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस हमारे ट्रैकिया का पार्ट होता है, ना कि इसोफेगस का। ठीक है, तो फेरिंग्स का यूज केवल इतना होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। फेरिंग से फूड आगे ट्रांसफर होता है, आगे फूड मूव होता है और इसोफेगस में आता है। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मॉइस्ट और जहाँ पे मॉइस्चर होता है, ठीक है, और मॉइस्चर की वजह से जो फूड होता है वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। और बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसोफेगस में फूड का जो मूवमेंट होता है कैसा होता है। फूड का मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए हमारा फूड यहाँ पे है, तो फूड के जस्ट ऊपर वाली जो जहाँ पे ट्यूब होगी वहां पे अंदर की तरफ ये मूव करेगी। जिस तरह से ऊपर से प्रेशर आएगा और ये फूड पार्टिकल हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, इस तरह से। इस तरह से फूड हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जो इसोफेगस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसोफेगस में किसी भी तरह की कोई ग्लैंड नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ पे किसी भी एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है और बेसिकली यहाँ इसोफेगस में डाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आएंगे स्टमक पे, ठीक है। तो स्टमक देख लेते हैं, स्टमक क्या होता है, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि हमारा जो सेकंड एलिमेंट्री कैनाल होता है फेरिंग्स होता है। पहला हमारा बक्कल कैविटी था, सेकंड हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स का मतलब क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ फेरिंग्स का मतलब होता है नेजल कैविटी, और बक्कल कैविटी जो ओपनिंग होती है वो फेरिंग्स में आके ओपन होता है। और फेरिंग्स जब आगे मूव करते हैं तो फेरिंग्स में दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक होता है ट्रैकिया, एक होता है इसोफेगस। ट्रैकिया मींस होता है विंड पाइप, इसोफेगस में हमारा फूड पाइप होता है जहाँ से फूड आगे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है।
ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, और ट्रेकिया ओपनिंग के ऊपर एक लिड होती है, एक कवर होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये कार्टिलेज लिड का बना होता है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारा इसोफेगस, जब आगे मूव कर इसोफेगस में आते हैं, फेरेंक्स के बाद हमारा इसोफेगस आएगा। इसोफेगस में बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से फूड हमारा नीचे की तरफ मूव करता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब जैसे मैंने बताया था कि फूड पर एक ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर की जो ट्यूब होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, अंदर की तरफ जाती है, जिस वजह से फूड आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टमक क्या होता है, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं। जो फोर्स हमारा होता है स्टमक, ठीक है, स्टमक में हम लोग देख लेते हैं ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं अपनी एनाटॉमी बताऊं तो ये हमारा ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स से हमारा इसोफेगस आ रहा है, इसोफेगस से हमारा ये स्टमक आ गया। स्टमक हमारे बेसिकली लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, इस साइड हमारा स्टमक होगा और इस साइड हमारा लीवर होगा। राइट हैंड साइड हमारा लीवर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्टमक होगा, ठीक है। तो स्टमक में हम देख लेते हैं, स्टमक को बेसिकली हम लोग कहाँ स्टमक का लोकेशन देख लेते हैं। below the diaphragm and present हमारी ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो स्टमक होता है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टमक डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट होता है कार्डियक, ठीक है, पहला पार्ट होता है कार्डियक। सेकेंड पार्ट होता है हमारा फंडस, थर्ड पार्ट होता है हमारा पाइलोरस। देखिए अगर हम यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारा जो 3 पार्ट होता है, अगर हम कार्डियक की बात करें तो जहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग कार्डियक कहते हैं। यहाँ से स्टमक से स्टार्ट हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग कार्डियक कहते हैं। ये वाला जो हमारा पूरा रीजन होता है ये हमारा फंडस होता है, ठीक है, ये पूरा रीजन हमारा फंडस होता है, और ये वाला जो रीजन होता है ये हमारा पाइलोरस होता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पाइलोरस होगा, ठीक है, ये हमारा पाइलोरस रीजन होता है, ये याद रखिएगा। बेसिकली पाइलोरस मीन्स जो स्टमक का लास्ट पोर्शन होता है, ठीक है। पाइलोरस मीन्स ये मत याद रखिए, ये सी शेप में पाइलोरस नहीं होता है, बेसिकली जो हमारा स्टमक का लास्ट पोर्शन होता है उसको हम लोग पाइलोरस कहते हैं। यह हम लोग स्टमक और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा पाइलोरस होता है, जो स्टमक वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टमक में कौन कौन सी सेल होती हैं और उनसे क्या सिक्रीशन होता है। तो सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन होता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। पहला होता है पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल। तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होती है, ये हमारे सिक्रेट करते हैं HCl, ये HCl सिक्रेट करेंगे। सेकंड हमारा होता है पेप्टिक या चीफ सेल होती है, ये सिक्रेट करेंगी पेप्सिनोजन, जो आगे एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट इनटू पेप्सिन,
इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, पेप्सिनोजन हमारा इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है और ये पेप्सिन में तब कन्वर्ट होता है जब वहां का मीडियम एसिडिक हो। तो जहाँ पे HCl सीक्रेट हो रहा होगा वहां पे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड हमारा आता है म्यूकस, इसी को हम लोग गॉबलेट सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीक्रेट करते हैं म्यूकस। फोर्थ हमारा होता है जी सेल, जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिन। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा कि हमारे स्टमक में 4 तरह की सेल होती हैं। पहला होता है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, जो हमारे HCl सीक्रेट करते हैं। सेकंड हमारा होता है पेप्टिक और चीफ सेल, जो पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, ये एक्टिवेट होता है इन एसिडिक मीडियम में। थर्ड हमारा होता है म्यूकस, जिसे हम लोग गॉबलेट सेल के नाम से जानते हैं, जो हमारे म्यूकस सीक्रेट करते हैं। फोर्थ होता है जी सेल, जो गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप स्टमक के बारे में ये चीजें याद रखिएगा, स्टमक के क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या कहाँ पे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, जो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ये हमारे फंडस रीजन में बहुत कॉमन होती हैं। मोर अबंडेंट सेल होती हैं फंडस रीजन में। इसका मतलब होता है कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल या बेसिकली जो हमारा स्टमक होता है, बेसिकली फंडस रीजन में, हमारा फंडस रीजन में बेसिकली HCl सीक्रेट होता है। ठीक है, लेकिन जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ये हमारे पाइलोरस रीजन में एब्सेंट होती हैं, बहुत कम नंबर होता है। आप ये याद रखिएगा, अगर पेपर में आता है कि जो फंडस होते हैं उनमें कौन से सेल का सीक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा था पाइलोरस और रीजन में कौन से सेल का नंबर बहुत कम होता है या एब्सेंट होता है, तो अब यही याद रखिएगा, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो हमें बेसिकली आप ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारा स्टमक होता है इसमें हमारा एसिडिक मीडियम ज्यादातर होता है और पाइलोरस तक आते आते एसिडिक मीडियम कम हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम और जो हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है, जो बाइल होता है, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो हमारे एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, तो पाइलोरस तक आते आते HCl का सिक्रेशन बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कहाँ पर कौन से सेल का नंबर ज्यादा होता है। अब इसके बाद हम आते हैं इंटेस्टाइन में देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्टमक को हम लोग जी शेप्ड ऑर्गन कहते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन सी सेल से क्या सीक्रेट होता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं इंटेस्टाइन, और बेसिकली देखते हैं इंटेस्टाइन में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं पहले। जो हमारा 5th रीजन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, ये हमारा सी शेप्ड होता है, ओपन आफ्टर पाइलोरस रीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि जो हमारा कॉमन डक्ट होता है, जिसे हम लोग हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट भी कह रहे हैं या कॉमन डक्ट होते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में ओपन होता है। ठीक है, तो हम लोग देख इसी में लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, हेपेटो पैनक्रियाटिक और कॉमन डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम। ठीक है, थर्ड हमारा इसी में पॉइंट ये होता है कि जो ड्यूडेनम एरिया होता है वो हमारा एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूडेनम इज
एल्कलाइन। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए क्योंकि हमारे जो पैनक्रियाज के जो एंजाइम होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ड्यूडेनम के बाद आता है हमारा जियोजेनम, जो हमारा बहुत ही स्मॉल शेप हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी बेसिकली वहाँ पे कोई भी सिक्रेशन नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी केमिकल सिक्रेशन नहीं होता है। यहीं पे हम लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा है जियोजेनम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नो केमिकल सिक्रेशन फाउंड in this region, so no digestion occur in jejunum। ठीक है, जो थर्ड पार्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो हम इसी में लिख लेंगे इलियम इज द longest part of small intestine। ठीक है, दूसरी चीज आप ये याद रखिएगा कि इलियम वो एरिया होता है, इलियम वो जगह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फाउंड इन इलियम। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि इलियम वो एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी मिलेगा। तो बेसिकली इलियम तक आते आते स्मॉल इंटेस्ट तक आते आते हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनका डाइजेशन कंप्लीटली यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। बेसिकली मैं फिर से बता दे रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए, यहाँ पे स्टमक के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम। ड्यूडेनम वो पार्ट होता है जो सी शेप होता है, ये ओपन होता है आफ्टर पाइलोरस रीजन ऑफ स्टमक। स्टमक के पाइलोरस रीजन के बाद जस्ट हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसी इसी ड्यूडेनम पार्ट में हमारा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है ड्यूडेनम में आके। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉमन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हमारे पैनक्रियाज के एंजाइम और हमारे गॉल ब्लैडर आके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है जियोजेनम, यहाँ पे कोई केमिकल सिक्रेशन नहीं होता है जिस वजह से कोई भी डाइजेशन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड आता है इलियम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमें यही इलियम रीजन में देखने को मिलता है। तो अब ये पॉइंट याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग ये देख लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। तो हमारा ये 6th रीजन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सीगम। ठीक है, सेकंड हमारा होता है कॉलन, थर्ड हमारा होता है रेक्टम। कॉलम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, असेंडिंग कॉलन, सेकंड हमारा था ट्रांसवर्स कॉलन, थर्ड हमारा था डिसेंडिंग। ठीक है, अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बड़ा करके यहाँ पे बना देता हूँ।
देखिए ये हमारा होता है असेंडिंग कॉलम, ये हमारा असेंडिंग कॉलम होता है, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम होगा, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलम होगा, ये हमारा सिग्मॉइड कॉलम होता है और ये हमारा रेक्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये हमारा डिसेंडिंग कॉलम होता है, ये हमारा असेंडिंग कॉलम होता है। ठीक है, ये हमारा सीकम होता है, इसको हम लोग सीकम बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट ओपन आ रहा है, जो लास्ट पार्ट होता है वो ओपन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। सीकम वो एरिया होता है जहां से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जहां ओपन होता है उसको हम लोग सीकम कहते हैं। इसके बाद ये हमारा कॉलन रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिग्मॉइड कॉलन होता है और ये हमारा रेक्टम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सिंपली आप देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग फूड को मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आते आते लार्ज इंटेस्टाइन हमारा क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारा फूड वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जा रहा है उससे वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए, और पीरियडली एक टाइम के बाद हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं एनएस के थ्रू। तो जो ओपनिंग होती है यहाँ पे रेक्टम के बाद जो ओपनिंग होती है उसे एनएस कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। बेसिकली मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फूड हमारा जहाँ से मूव कर रहा है। सबसे पहले फूड हमारा एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग्स से हमारे इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस से हमारे स्टमक में आ गए, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, वहां से कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं ये बेसिकली देखेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोग यहाँ से ये हेडिंग भी हटा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर तो सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, एक हमारा लीवर होता है, एक हमारा पेनक्रियास होता है। सबसे पहले हम लोग लीवर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, क्या होता है, इससे क्या सिक्रेशन होता है और बेसिकली कितने तरह की ग्लैंड मिलती है यहाँ से, उनसे क्या सिक्रेट होता है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में हमारी जो तीन ग्लैंड होती हैं, एक होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल होती हैं, और एक होता है सबमैंडिबुलर, थर्ड होता है हमारा पैरोटिड। ठीक है, देखो अगर सबलिंगुअल की बात करें तो ये हमारे टंग के नीचे होती है, बिलो दी टंग होती है। सब मैंडिबुलर हमारे जॉ लाइन के लोअर जॉ के नीचे होता है, और पैरोटिड हमारे ईयर के बीनीथ होता है, ईयर के नीचे होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं सबलिंगुअल बिलो दी टंग होता है। सेकंड हमारा जो होता है सब मैंडिबुलर बिलो
लोअर जॉ। थर्ड हमारा जो होता है पैरोटिड बीनीथ द ईयर। ठीक है, तो हमारे ईयर के जस्ट नीचे होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड में कौन सी 3 ग्लैंड होती हैं, इनका लोकेशन क्या होता है। इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं इनसे जो सिक्रीशन होता है, बेसिकली जो इनसे सभी से सिक्रीशन होगा, सिक्रीट करेंगे ये सलाइवा। इसमें क्या होता है, हमारे वाटर होगा, मिनरल्स होंगे एंड 2 एंजाइम होंगे। ठीक है, बेसिकली आप सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 2 एंजाइम कौन से होंगे। पहला होता है टैलिन, ठीक है, जिसको हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। टैलिन को हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हमारा होता है माल्टेज। ठीक है, देखिए जो टैलिन होता है हमारा, अगर हम देखेंगे ये इनका एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो हमारा जो स्टार्च होता है उसको जो हमारा ये स्टार्च जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इस स्टार्च को हम लोग ब्रेक करते हैं माल्टोज में। ठीक है, ये हमारा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है। माल्टोज को यहाँ पे डाइजेस्ट करता है माल्टेज एंजाइम, जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंजाइम के आप नाम लिखिएगा। बेसिकली यहाँ पे होता है टैलिन, एमाइलेज होता है जिसका, यहाँ पे होता है माल्टेज। ठीक है, तो अब ये 2 एंजाइम याद रखिएगा, सलाइवा से सिक्रीट होता है। और बेसिकली हमारा बक्कल कैविटी वो एरिया होता है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी वो एरिया होता है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम मिले। केवल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा, जबकि लिपिड और प्रोटीन का हम लोग डाइजेशन आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेकंड हमारा आता है लीवर। तो लीवर के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए, लीवर को हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा लीवर है। सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो हमारा लीवर होता है। तो लीवर के बारे में बेसिकली कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला होता है ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमारा ये हमारे बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस साइड हमारे लेफ्ट साइड हमारे स्टमक होता है और राइट साइड हमारे लीवर होता है। आप ये याद रखिएगा। लीवर को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब हमारा स्मॉल होता है साइज में, जबकि जो राइट लोब होता है हमारा लार्ज होता है। ये याद रखिएगा। और लीवर क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट बाइल विच जो हमारा एसिडिक में एल्कलाइन मीडियम होता है एंड एल्कलाइन इन नेचर। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लीवर हमारा इसी बाइल में हमारे और क्या रहता है,
bile also contain बाइल हमारा ऑल क्या कंटेन करता है, बाइल सॉल्ट कंटेन करता है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, लीवर हमारा क्या करता है, बाइल सिक्रीट करेगा। जस्ट बाइल सिक्रीट करता है, ये स्टोर नहीं करता है बाइल को। बाइल को स्टोर किया जाता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो लीवर सिक्रीट करेगा बाइल को और इसको भेजेगा बाइल डक्ट के थ्रू हमारे गॉल ब्लैडर में। तो सिक्रीट बाइल, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, सिक्रीट बाइल एंड ट्रांसपोर्टेड टू गॉल ब्लैडर थ्रू बाइल डक्ट, जहाँ पे हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट, हमारा पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, बाइल को स्टोर करता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। देन और जब ये क्या करता है कि हमारे पैनक्रियास से भी जब हमारा एंजाइम सिक्रेट होता है, तो ये दोनों बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम ये दोनों मिक्स होते हैं और हमारे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ओपन होते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली ये लीवर के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा जो थर्ड ग्लैंड होता है वो है पैनक्रियास। तो आप पैनक्रियास के बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। जो थर्ड ग्लैंड है पैनक्रियास है। ठीक है, पैनक्रियास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसको हम लोग सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। देखिए, मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि वो ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करें, उसे हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बताएं तो एंडोक्राइन ग्लैंड और यहाँ पे होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जो बेसिकली हार्मोन सिक्रेट करें। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं। तो अभी तक जो भी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, बट पैनक्रियास ऐसी ग्लैंड होती है जिससे हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन हार्मोन भी सिक्रेट करता है और एक्सोक्राइन ये एंजाइम भी सिक्रेट करता है। अगर हम यहाँ पे हार्मोन देखें तो 3 से 4 तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है। एक इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, दूसरा ग्लूकेगॉन, थर्ड होता है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, बेसिकली इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टेटिन। इंसुलिन का अगर हम देखिए एक एक लाइन में अगर फंक्शन देखना चाहें तो वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वर्ड में लिखे। इंसुलिन का फंक्शन होता है कि हमारे ब्लड में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन सिक्रेट करता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का काम करते हैं। बेसिकली ये काम कैसे करता है, सेल को सिग्नल देता है कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया है, ब्लड ग्लूकोज वॉल्यूम बढ़ गया है, जिस वजह से सेल क्या करती हैं, ब्लड ग्लूकोज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह से इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखने में हेल्प करते हैं। ग्लूकेगॉन तब सिक्रेट होता है जब ब्लड में ग्लूकोज बेसिकली पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो ग्लूकेगॉन सिक्रेट होता है और ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है। सोमैटोस्टेटिन इन दोनों हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, कब कौन से हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा और कब कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा, तो आप ये याद रखिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो ये सिक्रेट करते हैं ट्रिप्सिन,
ठीक है, यहाँ पे ये मार्क कर लीजिएगा, ये हार्मोन होते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे सीक्रेट एंजाइम सच एज, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बीटा माइलेज, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प होते हैं। देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं पेनक्रियास के बारे में। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि पेनक्रियास क्या होता है। इसे हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सब मेजर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो हमारी लीवर होती है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा पेनक्रियास होता है। इसी को हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि ये दोनों तरह से काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे सीक्रेट करता है एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बीटा अमाइलेज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिकली फिजियोलॉजी क्या होती है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया है। बेसिकली कहाँ से हमारा फूड बॉडी में एंटर करता है, कहाँ से बॉडी रिलीज हो, बॉडी से फूड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो रहा है, ठीक है, ये पढ़ लिया है। सेकंड हमारा हमने देख लिया है एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी होती है, किन से क्या सीक्रेट होता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली फिजियोलॉजी क्या होती है। देखिए दो तरह से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लिया, अलग अलग ऑर्गन को पढ़ लिया। अब हम उन चीजों को यूज करेंगे, दोनों तरह से यूज करेंगे और समरी देखेंगे, एक तरह की समरी क्या है और बेसिकली कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है फिजियोलॉजी ऑफ। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे यूज करेंगे और किससे क्या सीक्रेट हो रहा था, किसका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली वो देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का मतलब होता है कि अब हम लोग बेसिकली पूरी समरी देख लेंगे कि अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल में क्या पढ़ा है और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या पढ़ा है। तो बेसिकली हम फिजियोलॉजी से पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी हम डाइजेशन करते हैं बेसिकली हम न्यूट्रिएंट का करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपल फूड में ब्रेक कर लेते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ठीक है, कि हम क्या हर तरह के न्यूट्रिएंट को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, सभी न्यूट्रिएंट को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो भी कार्बोहाइड्रेट है, कॉमा लिपिड है एंड प्रोटीन, ये जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, हम लोग इसको बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड में। जबकि जो हमारे अदर न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे विटामिन है, कॉमा मिनरल हो गया, मिनरल सॉल्ट एंड वाटर है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी विटामिन होते हैं, मिनरल सॉल्ट और वाटर होता है हमारे फूड में, इसको हम एज इट इज अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ले आते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम के थ्रू। अब ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को हम लोग एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, देन अपनी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में लाते हैं। जबकि जो विटामिन, मिनरल सॉल्ट और वाटर होते हैं, इनको हम किसी भी एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं करते हैं। जैसा ये हमारे फूड में होते हैं वैसा ही हम इनको अपनी बॉडी में ले आते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हम लोग माउथ से वन बाय वन पढ़ते हैं कि अगर हमारी पहली हेडिंग होगी फूड इन बक्कल कैविटी, मान लो पहली हेडिंग है फूड इन बक्कल कैविटी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि बक्कल कैविटी में हमारे सलाइवा एंजाइम रिलीज हो रहे थे, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हो रहा था, टैलिन जिसे टैलिन कहते हैं, और हमारे अमाइलेज और हमारे माल्टेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं।
तो बेसिकली हमारे बक्कल कैविटी में टाइलिन एंजाइम सिक्रीट होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड, या बेसिकली यहाँ फूड तो नहीं लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में डाइजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखना कि ये एंजाइम हम लोग यहाँ यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे क्या होते हैं, स्टार्च है जिसको हम लोग वापस कन्वर्ट कर रहे थे माल्टोज में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा बेसिकली टाइलिन बक्कल कैविटी में हम लोग क्या कर रहे थे, कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे थे। ठीक है, इसी माल्टोज को हम लोग माल्टेज एंजाइम के थ्रू हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे थे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ले रहे थे। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन याद रखिएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हमारा दूसरा स्टेप आता है फूड इन ईसोफेगस की बात करें, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं था, जिस वजह से वहाँ पे कोई भी सिक्रेशन नहीं होता। नो डाइजेशन अकर इन दिस ट्यूब, तो इस इजोफेगस ट्यूब में किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, हम अगर इसके बाद अगर चले आएंगे तो हमें स्टमक मिलेगा। तो थर्ड अगर हम लेके चलें फूड को, फूड इन स्टमक, तो हमें पता है कि हम लोग स्टमक में क्या सिक्रेट कर रहे थे, HCl सिक्रेट कर रहे थे, HCl सिक्रेट कर रहे थे। देन हम ऑक्जेंटिक सेल से, पैराइटल सेल से HCl सिक्रेट कर रहे थे, पेप्टिक सेल या चीफ सेल से हम लोग पेप्सिनोजेन पेप्सिन सिक्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, पेप्सिन को यूज कर लेते हैं, जो हमारा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे डेराइव्ड प्रोटीन में। ठीक है, क्या यूज कर रहे थे हम लोग, पेप्सिन बेसिकली यूज कर रहे थे, पेप्सिन एंजाइम यूज कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को डायरेक्ट प्रोटीन में कन्वर्ट कर ले रहे थे, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली फोर्थ पॉइंट हमारा है फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमको ये पता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये हमारे क्या कर रहे थे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में या डेराइव प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे थे। इसी के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बाइल भी सिक्रेट हो रहे थे और हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम भी सिक्रेट होते थे। पैनक्रियाटिक एंजाइम में हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन होते हैं और हमारे बेसिकली एमाइलेज होते हैं, जबकि बाइल से हमारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम को हमारा एल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट कर रहा था। इसी के साथ साथ हम बाइल को देखेंगे तो ये हमारे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूज कर रहे थे। इसका मतलब होता है जो लार्ज ग्लोब्यूल होता है, जो लार्ज फैट होते हैं उनको, फैट मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर ले रहे थे। ठीक है, तो ये एमल्सिफिकेशन होता है, मतलब हम लोग बेसिकली फैट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा लाइपेज होता है, लाइपेज हमारा एक तरह का लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, जो लिपिड को हम लोग लाइपेज एंजाइम के थ्रू फैटी एसिड में कन्वर्ट कर ले रहे थे, प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर ले रहे थे। तो आप ये भी याद रखिए कि लाइपेज भी हमारा एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग
अगले स्टेप में देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, अब बस आप ये समझिए कि हम एंड पॉइंट पे हैं। और हमारा जो यहाँ पे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन लिख लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब कर रहे थे। लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे थे वाटर एंड मिनरल का हम लोग वहाँ से एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि लास्ट स्टेप होता है हमारा, जैसे कि अब इसके बाद हम लोग ने ये सारा पूरा डाइजेशन देख लिया है। तो हमने अब अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में, तो हम लोग ने बेसिकली न्यूट्रिशन को हम लोग ने 5 स्टेप में डिवाइड किया था। पहला होता है इंजेक्शन, हमने फूड को अपटेक किया बॉडी में, हम लोग होलोरिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिस वजह से पूरा फूड अपटेक कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग उसका डाइजेशन करते हैं। तो अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे वो सारा डाइजेशन था। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है वो होता है, देखिए हम लोगों ने इंजेक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ लिया है। डाइजेशन में बेसिकली अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड हमारा है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आपको ये पता है कि एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या पढ़ना लिखना है और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको क्या लिखना है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया था, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया था, गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर लिया था, फ्रक्टोज में। तो हम लोग ने बेसिकली लैक्टोज, बेसिकली हम लोग ने अलग अलग शुगर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम लोग डायरेक्टली अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आप ये मेन पॉइंट याद रखिएगा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में कर लेते हैं। सेकंड आता है इसी में, ये पहला पॉइंट था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को हमने जब ब्रेक किया था तो उसको हम लोगों ने अमाइनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। आपको पता होगा अमाइनो एसिड इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो हम लोगों ने प्रोटीन को अमाइनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको भी हम लोगों ने ब्लड स्ट्रीम में अपटेक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया था। थर्ड हमारा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिपिड। लिपिड को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था ब्रेक करके, जिसको हमने डाइजेस्ट किया था लाइपेज एंजाइम के थ्रू, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था। इसको हम लोग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिम्फ वेसल में एब्जॉर्ब करते हैं। ये मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टिल्स, ठीक है, जिसको हम लोग लैक्टिल्स के नाम से जानते हैं। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हम लोग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि जो हमारा लिपिड होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में ना लाके लिम्फ वेसल में लाते हैं, जिसे लैक्टिल्स कहते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां पे हम लोग अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो तीसरा पार्ट होता है इलियम, वो हमारा वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। तो आप एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ठीक है, उस अंदर की वॉल में जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है,
ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो, इसको कहते हैं विलाई। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे आप ये याद रखिएगा कि मान लो ये जैसे हम लोग मान लेते हैं एक मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन की सरफेस पर ऐसे फिंगर लाइक जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, इससे क्या होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं जिस वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, तो हम लोग अब एसिमिलेशन पॉइंट देख लेते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारा है एसिमिलेशन का मतलब होता है, अब हमारी बॉडी की हमारी जो सेल है उन्होंने क्या किया है, जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन, उनको कंज्यूम कर लिया है। उसके बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बचता है या लिपिड बचता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, अब हमको कार्बोहाइड्रेट में पता है जो ग्लूकोज है हमारा, उसको पहले तो सेल यूटिलाइज कर लेंगी, जितना हमारा ग्लूकोज बच जाता है उसको हम लोग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं दो जगह। पहला तो एक लीवर होता है और एक मसल सेल होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, जो ग्लूकोज बच जाता है, उसको हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और लिवर और मसल सेल में बेसिकली स्टोर कर लेते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर और मसल सेल में स्टोर कर लेते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, एसिमिलेशन में कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्या कर रहे हैं, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को, बचे हुए ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है हमारा जो हमारा लिपिड है, लिपिड बेसिकली हमारा जो फैटी एसिड के फॉर्म में है प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्किन के नीचे जो हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, इसको भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ स्किन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो हमारे लिपिड होता है उसको भी हम लोग, फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल होता है उसको भी हम लोग एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। हमारी जो बॉडी की जो स्किन होती है, इनके नीचे एडिपोज टिश्यू होता है जिसमें हम लोग फैटी एसिड को स्टोर कर लेते हैं, बेसिकली लिपिड को स्टोर कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो बेसिकली अमाइनो एसिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, बचे हुए प्रोटीन को हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं और यही अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है, जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में रहता है और इसका कोई हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं होता है यूरिया का, जिस वजह से हम लोग इसको एज अ फीसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफेशन। ठीक है, तो अभी इसको एसिमिलेशन का आप ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और उसको लिवर और मसल सेल में स्टोर कर लेते हैं, जबकि जो हमारा लिपिड होता है, फैटी एसिड होता है, उसको हम लोग एडिपोज टिश्यू में स्टोर करते हैं, जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारा जो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड, उसको हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग आगे जाके यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो भी हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है और
excrete outside from the body थ्रू NS। ठीक है, तो NS के थ्रू जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो हम लोग बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, सो NS के थ्रू हम लोग उसको बाहर बॉडी के रिलीज कर देते हैं। अब ये याद रखिएगा, तो इस तरह से जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। आप बेसिकली याद रखिएगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। आप अगर देखेंगे तो अगर हम लोग बेसिकली एक समरी अगर देखें कि न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस में हम लोगों ने डिवाइड किया था। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को जैसे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एनिमल में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, जैसे होलोजोइक होता है, जैसे पूरा पूरा फूड अपटेक कर लेते हैं। पैरासिटिक होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। थर्ड हमारा होता है जो सैप्रोफाइटिक, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं। सेकंड हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि फूड हैबिट्स के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हर्बीवोर जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कार्निवोर जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, और ओमनीवोर जैसे ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स होते हैं, जो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेशन के या न्यूट्रिशन के हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे। न्यूट्रिशन में हम लोग 5 स्टेप में डिवाइड कर लिया था। पहला होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा एजेशन। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इसी 5 पॉइंट को, 5 स्टेप को हम लोगों ने अमीबा में यूज कर लिया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसा होता है वहां पे यूज कर लेते हैं। वहां सीडोपोडिया के थ्रू हम लोग बॉडी के अंदर फूड को अपटेक कर रहे थे, और हमारे जो साइटोप्लाज्म है, अमीबा के साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो वैक्यूल में एंटर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड को। ठीक है, डाइजेशन के बाद जो फूड होता है वैक्यूल से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और अमीबा उसको यूज कर लेते हैं फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अमीबा में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि अमीबा क्या करते हैं कि बेसिकली मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है या न्यूट्रिशन स्टेप कैसे होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने देखा था, माउथ से स्टार्ट किया था। माउथ क्या होता है, बक्कल कैविटी क्या होता है, उसके बाद फेरिंक्स क्या होता है, इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस से स्टमक में फूड जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम में आता है, फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड देखी थी, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे 3 तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट करता है। लीवर बाइल सिक्रेट करेगा बट स्टोर नहीं करता है, स्टोर करने के लिए हम लोग गॉल ब्लैडर यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो लीवर बाइल सिक्रेट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूज होता है, और हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उनके मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम होता है। ये बाइल हमारा कंसंट्रेट होकर हमारा जाता है गॉल ब्लैडर में, जहाँ स्टोर हो जाता है। थर्ड हमारा था ग्लैंड हमारा पैनक्रियाज है, जिसे हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा पैनक्रियाज होता है और इसी को मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। एंडोक्राइन से हमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमें ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो हमारे बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग ने फिजियोलॉजी देखा था कि हमारे कौन कौन से किस किस ऑर्गन में फूड जा रहा है, जहाँ से हमारा वहाँ पे डाइजेशन किस तरह का होता है, कौन से प्रोटीन, मतलब कौन प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन से एंजाइम करते हैं, लिपिड को कौन से एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कौन से एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, बचे हुए न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चीजें रिवाइज की थी। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली हम लोग कितने स्टेप में डिवाइड किया है, अब ये पॉइंट याद रखिएगा। सेम इसी तरह हम लोगों ने ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग डिवाइड कर लिया है, आप इसको रिवाइज करिए।